द सर्टिफाइड कॉपी सीरीज क्या रहने वाला है इस सीरीज में। इस सीरीज में मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपनी सर्टिफाइड कॉपीज, जिसमें मैं सब स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर क्या कह रहा हूँ, सब्जेक्ट 1 यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के साथ। एंड यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या मेरे आंसर्स थे, किस तरह से इवेल्युएशन हुई एंड क्या आईसीआई के क्वेश्चंस थे। लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आप देख सकते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ये मेरे मार्क्स हैं 83 और 83 ही मुझे मिले। यहाँ पे कोई ग्रेस मार्किंग नहीं थी आईसीआई की तरफ से। एंड यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट पेज की बात करूँ तो मैंने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे हैं कंपल्सरी अलॉन्ग विद 4 क्वेश्चंस। टॉकिंग अबाउट माय फर्स्ट क्वेश्चन जो अभी आने वाला है आपकी स्क्रीन पे, ये है क्वेश्चन 4 जिससे मैंने स्टार्ट किया था। अगर मैं देखूं, अगर मेरे सारे क्वेश्चंस में से जिसमें सबसे ज़्यादा मेरे नंबर आए, ये लास्ट पेज पे दिया हुआ होता है। या मेरे आए हैं सबसे ज़्यादा नंबर क्वेश्चन 3 में, एंड क्वेश्चन 4 में भी कम नहीं है, 20 में से 18 है। इट वाज अ गुड चॉइस टू गो विद दिस क्वेश्चन। लेट्स सी क्या है क्वेश्चन 4 की कहानी। यहाँ से आ जाते हैं हम क्वेश्चन 4 पे। पहले बात देखते हैं क्या था क्वेश्चन और क्या मैंने अटेम्प्ट किया, एंड इससे आपको एक अच्छा व्यू मिल जाएगा कि क्या था इस क्वेश्चन में पूरा। सबसे पहले मैंने डिसाइड क्यों किया इस क्वेश्चन को करने का। ओके, ये आईसीआई का काफ़ी टाइम से ट्रेंड रहा है कि आईसीआई ये क्वेश्चन ज़रूर पूछता है कि कन्वर्टेबल लोन है जिसको इशू किया है 12 लाख पे, एंड इट मे बी कन्वर्टेड टू इक्विटी शेयर। इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अगर इसी लोन को लेने जाओ तो 10% पे ये आता है। इसमें हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, एंड ये देखना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप कैसे प्रेजेंट करेंगे इसको। मैंने इंड एस 109 यहाँ पे इंड एस कोड कर दिया, ठीक है। When a financial instrument of nature of debt is issued with conversion option, we need to follow split accounting, ये कॉन्सेप्ट का नाम आ गया। एंड इट इज़ इन द नेचर ऑफ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ जो मैंने थ्योरी लिखी है इसका मुझे लगता है यहाँ पे इन्होंने 1 मार्क दे दिया। या राइटिंग द थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंगली वील कैलकुलेट फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी। यहाँ पे मैं हाइलाइटर नहीं यूज कर सकता, ओके फाइन। यहाँ पे मैंने लिख दिया इंटरेस्ट पेमेंट इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रिंसिपल अमाउंट इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। मैंने निकाल के दिखा दिया कि भाई ठीक है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी इतनी बनेगी, प्लस 15 लाख में से जितनी फाइनेंशियल लाइबिलिटी गई बाकी बन गया मेरा इक्विटी। मेरे हिसाब से करेक्ट होना चाहिए था, बट बाकी देखते हैं सजेस्टेड आंसर में क्या आता है, क्या गलती हुई है यहाँ पे। एंड द कंपनी नीड्स टू फॉलो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड फॉर द फाइनेंशियल लाइबिलिटी, ये मैंने लिख दिया जो 109 की गाइडेंस है। फाइनेंस कॉस्ट निकाल के दिखा दी एट 10% पर एनम जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है। एंड एडिशनल दिस विल बी कैलकुलेटेड एज फाइनेंस कॉस्ट बिकॉज आई थिंक कंपनी ने 96,000 ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा है फाइनेंस कॉस्ट में। 96,000 प्लस इतना, तो 16,000 का गैप आ गया, ये आ गया। देन जो जर्नल एंट्री थी, क्योंकि कंपनी ने पूछा था कि इसको कैसे अकाउंट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो मैंने पहले जर्नल एंट्री दिखा दी कि भाई ये जर्नल एंट्री होनी चाहिए एडिशनल। यहाँ पे मैंने अमोर्टाइजेशन टेबल बना के दिखा दी, जिसका मुझे नहीं लगता कि शायद से कोई मार्क्स था। फाइनेंस कॉस्ट ये आ गई। अब इसमें मेरा लोन कंपोनेंट आ गया, इक्विटी कंपोनेंट इसको पसंद नहीं आया मेरा, तो इसने नंबर काट लिए। 4A 5 नंबर मिले हैं मुझे, जबकि ये क्वेश्चन था हमारा 6 नंबर का। ठीक है, 1 नंबर का यहाँ पे मेरे पास डिडक्शन आ गया, डजेंट मैटर, बाकी ठीक है। देन कमिंग टू द सेकेंड पार्ट विच इज रिलेटिंग टू इंड एस 108 सेगमेंट रिपोर्टिंग का जो सेगमेंट है कि हमें बताना था कौन कौन से यहाँ पे रिपोर्टेबल है। स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन था। मैंने यहाँ पे पहले इंड एस कोड कर दिया कि हमें डिस्क्लोजर देने होते हैं रिगार्डिंग द रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। वन ऑफ द क्राइटेरिया मैंने मेंशन कर दिया कि 10% ऑफ टोटल सेल्स होता है। वर्किंग नोट इसका बना के दिखा दिया, और दिखा दिया कि किस किस का वो क्राइटेरिया मीट हो रहा है। देन मैंने एक और चीज़ दिखा दी कि रिपोर्टेबल सेगमेंट से एटलीस्ट 75% ऑफ एक्सटर्नल सेल्स भी कवर होनी चाहिए। यहाँ पे उसका मुझे लगता है नंबर मिल गए होंगे। एंड यहाँ पे सेगमेंट सी भी हमारा ग्रोइंग है एंड मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स टू मेक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। ये चीज़ मैंने यहाँ पे दिखा दी और दिखा दिया कि भाई हाँ, क्राइटेरिया हमारा 75% का मीट हो रहा है, तो ए डी और सी हमारे रिपोर्टेबल सेगमेंट बन गए। आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में मैंने सिर्फ प्रैक्टिकल पार्ट ही नहीं, थ्योरी भी काफ़ी अच्छे से पूरी एक्सप्लेन करके लिखी है। एग्जामिनर को वो चीज़ पसंद आई, एंड यहाँ पे उसने मुझे 6 में से 6 नंबर दे दिए। एंड काफ कंक्लूजन भी मैंने अच्छे से अलग से लिखा है। आई थिंक या ही लाइक माई प्रेजेंटेशन है। देन कमिंग टू द थर्ड पार्ट, फोर्थ का सी। फोर्थ के सी पे अगर हम आते हैं तो फोर्थ का सी क्या क्वेश्चन था। फोर्थ का सी था पी एन एस आर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट्स, पी ने 30% होल्ड करे हैं। ये प्रॉपर स्टडी मटेरियल का एक तरह से आप कह सकते हो रिपीटेड क्वेश्चन था। एंड इसमें था क्वेश्चन एनालाइज द ट्रांजेक्शन एंड डिटरमाइन द अकाउंटिंग अगर अंडर एक्विजिशन मेथड ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। यहाँ 103 का क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि एक्विजिशन ऑफ एस लिमिटेड बाय पी लिमिटेड इज इन द नेचर ऑफ
स्टेप एक्विजिशन। सो ये मेरे हिसाब से कीवर्ड था जो यहाँ पे एग्जामिनर ढूंढ रहा होगा, और मैंने उसको दे दिया तो उसने मुझे 1 नंबर दे दिया। मैंने प्लस इंडेस भी सही आइडेंटिफाई किया कि 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन है। देन एक्विजिशन अकाउंटिंग के हिसाब से मैंने परचेज कंसिडरेशन यहाँ पे परफेक्ट कैलकुलेट कर ली कि भाई कैश हो गया, इशू ऑफ शेयर्स हो गया, कंटिजेंट कंसिडरेशन हो गया, इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हेल्ड जो होती है उसको हम फेयर वैल्यू पे लेते हैं, मैंने दिखा दिया। ये भी दिखा दिया कि कंटिजेंट कंसिडरेशन फेयर वैल्यू ऑन एक्विजिशन डेट, प्लस जो इशू ऑफ शेयर्स है वो भी मैंने फेयर वैल्यू ले लिया ऑन द एक्विजिशन डेट। मैंने दिखा दिया कि ये चीज़ें आ गई मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। फिर मैंने अपनी एनसीआई फेयर वैल्यू पे ले ली, क्योंकि शायद से क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एनसीआई मुझे फेयर वैल्यू पे लेनी है। हाँ, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई इज 5 लाख ऑन द एक्विजिशन डेट, तो मैंने एनसीआई को डिसाइड भी किया कि फेयर वैल्यू पे लूंगा, तो मैंने अपनी फेयर वैल्यू ले ली 5 लाख। एंड देन मेरे पास आ गई टोटल अमाउंट, इसमें से मैंने आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स की वैल्यू माइनस करी 45 लाख जो कि क्वेश्चन में दी हुई थी। एंड यहाँ मेरे पास आ गई मेरी गुडविल 39 लाख। सो या क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता है, बट मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नोट्स लिख दिए कि एंटिटी पी विल डी रिकॉग्नाइज द इन्वेस्टमेंट ऑफ 30% इन एस लिमिटेड एंड रिकॉग्नाइज आई एन ए गुडविल एंड एनसीआई। एंड नोट्स के देखो, अब यहाँ पे मार्क्स थे कि 2 लाख पेड एज एक्विजिशन कॉस्ट, एक्सपेंस ऑफ होगा पीएनएल में, जो कि मुझे लगता है बच्चा इग्नोर कर सकता है इस आंसर को अटेम्प्ट करते वक्त। देन इंक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो 8 लाख से 18 लाख हुआ है, तो ये जो 10 लाख का गेन है वो हमारा फेयर वैल्यू गेन है, इसके भी मेरे को नंबर मिल गए। सो 4C में मुझे मिल गए 7 नंबर, जबकि ये क्वेश्चन था कितने का, 8 नंबर का। तो यहाँ पे सोचो इतना लिखने के बावजूद भी एक चीज मेरी कोई मिस हो गई है जहाँ पे मेरे नंबर कटे हैं, बट नेवरदलेस आई थिंक आई हैव अटेम्प्टेड इट वेल एंड गॉट 18 आउट ऑफ 20। सो यू कैन सी कि मतलब का आंसर का कैसा प्रेजेंटेशन होना चाहिए। इट्स नॉट जस्ट दैट कि अगर कोई बच्चा जा रहा है क्वेश्चन करने तो वो सिर्फ गुडविल निकाल के आ जाए। यहाँ पे मैंने डेट ऑफ एक्विजिशन भी निकाल के दिखाई है, एक्वायरर का नाम बताया है, एक्वायरी का नाम बताया है प्रॉपर। मतलब अगर कोई ये आंसर पढ़ेगा तो उसको आंसर से समझ आ जाएगा कि आईसीआई ने क्या क्वेश्चन पूछा होगा। नाउ कमिंग टू पीटीओ। पीटीओ भी सही लगा उसको मेरा, जब इतना अच्छा आंसर वो, अब आप सोचो पहला आंसर ही मैंने उसको इतना अच्छा दे दिया तो एक एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन मेरा बन गया होगा। नाउ कमिंग टू 116 लीजेस। अब लीजेस का अगर क्वेश्चन मैं देखूं तो आई थिंक लीजेस का क्वेश्चन नंबर 3 था। सो या ये सेलर लेसी बायर लेसर वाला क्वेश्चन था। सो ये सेल एंड लीज बैक का क्वेश्चन था, मैंने कह दिया कि इंडिया 116 सेल एंड लीज बैक का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट स्टडी मटेरियल जैसा ही था, और ये अमाउंट जो 3 लाख की आती यही स्टडी मटेरियल में भी 3 लाख की आती थी। सो मुझे पता था कि इस क्वेश्चन का मेन मकसद यही होता है कि सेल एंड लीज बैक की ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग करके दिखाना। सो प्रॉपर फेयर वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी निकालना, फिर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल, आरओयू एसिड की अमाउंट निकालना है। एंड मुझे पता था यहाँ पे एक मस्त सी जर्नल एंट्री आएगी जिसके बताओ बस 2 नंबर हैं। देन ये नोट्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सो दैट एग्जामिनर गेट्स टू नो कि भाई आपने सिर्फ रट्टा नहीं लगाया, आपको समझ भी आता है। सो एडिशनल कंसिडरेशन ओवर द फेयर वैल्यू मीन्स द एडिशनल फाइनेंसिंग, proportionate cost of asset will be recognized as ROU asset, difference between fair value and cost recognized as gain on sale, building transferred is de-recognized at carrying amount। तो ये सारी जो कहानी होती है ये लिखी होती है आंसर के साथ साथ, और ये पूरी कहानी जब तक आप नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलते। सो आप देख सकते हो 4 2 6 2 8 पूरे 8 नंबर मिल गए मुझे 3A में, एंड क्वेश्चन भी शायद से 8 नंबर का ही था। सो या इट वाज अ गुड क्वेश्चन, इट वाज अ स्कोरिंग क्वेश्चन। देन कमिंग टू 3B, इंडिया 36 इम्पेयरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। एंड देन यहाँ पे भी मैंने प्रॉपर वर्किंग करी कि भाई ये CGUs हैं, इनकी कैरिंग अमाउंट, इनकी प्रॉपर एलो, क्योंकि 36 में यही होता है कि आपको कैश जनरेटिंग यूनिट्स दिए हुए होते हैं। देन कुछ एसेट्स होते हैं जिनको आप एलोकेट कर सकते हो, लैंड और बिल्डिंग, जिसको आप एलोकेट नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी एलोकेटेड। सो आप देख सकते हो कि लैंड को मैंने प्रॉपर एलोकेट करके दिखाया है। ये 5 15 और 22 की अमाउंट कैसे आई, यहाँ पे मैंने स्टार बनाया, तो यहाँ पे स्टार का एलोकेशन बेसिस भी करके दिखाया है कि कैरिंग अमाउंट इनटू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, फिर इससे रेशियोज मेरे डिराइव हो गए हैं। तो एग्जामिनर को पता लग गया कि ठीक है ये चीज़ें हवा में से नहीं आई हैं, प्रॉपर निकाल के दिखाई गई हैं। देन रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर किया, इम्पेयरमेंट लॉस निकाला, एंड देन फाइनली पूरा आंसर निकाल के दिखाया और बताया कि टोटल इम्पेयरमेंट लॉस मेरा इतना आ गया, और 8 में से 8 नंबर ले लिए। साथ में नोट्स भी दे दिए कि भाई लगना चाहिए कि बच्चे ने पूरा पढ़ाई किया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सिंस बिल्डिंग्स कुड नॉट बी एलोकेटेड ऑन रीजनेबल बेसिस, जैसा क्वेश्चन में लिखा था, इट हैज़ बीन टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट विद द सीजीयूज ऑफ होल कंपनी। सो यहाँ पे हमने बिल्डिंग को टेस्ट किया विद द सीजीयू ऑफ अ होल कंपनी। देन कमिंग टू सेकंड पॉइंट, इम्पेयरमेंट लॉस इन एक्सेस ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट ओवर इट्स रिकवरी अमाउंट, बता भी दिया कि इम्पेयरमेंट लॉस होता क्या है।
ठीक है। देन कम्स द थर्ड पॉइंट, आंसर 3C। अगर 3C का हम देखें तो 3C वाज आल्सो अमेजिंग क्वेश्चन, बिकॉज ये भी स्टडी मटेरियल से उठ के आया था। काफी बच्चों को लगा ये क्वेश्चन कहाँ का था, ये भी स्टडी मटेरियल के टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन था। एंड इस क्वेश्चन में इन्होंने कुछ नहीं कर रखा था, बेसिकली लिक्विडिटी क्रंच था, और हमारी एक ऐसी इन्वेंट्री है जो कस्टमर ने स्पेशली हमसे बनवाई है। और इसका इन्होंने बता रखा था कि हम दो ऑप्शंस, दो सिनेरियोज ले सकते थे, या तो ये इसकी मार्केट ऑलरेडी है इन्वेंट्री की, और भी कोई कस्टमर को हम सेल कर सकते हैं, या फिर यही ओनली कस्टमर है फॉर दिस इन्वेंट्री, और हमें सन्ड्री डेटर्स का क्या करना है, तो ये सारा हमें बताना था। सो इस क्वेश्चन को भी मैंने प्रॉपर अच्छे से देख रखा था, तो आई कुड सॉल्व इट बेटर। सो सबसे पहले इंडेस कोट किया कि इंड एस टू इन्वेंट्रीज हमें कहता है कि फिनिश गुड्स या वर्क इन प्रोग्रेस को हम कैरी करते हैं एनआरवी और कॉस्ट विच एवर इज लोअर। टू अजम्पशंस आर पॉसिबल, मैंने अपनी दोनों अजम्पशंस यहाँ पे लिख दी कि मार्केट जो है उस इन्वेंट्री की एग्जिस्ट करती है। अगर एग्जिस्ट करती है तो एनआरवी और कॉस्ट विच एवर इज लोअर, तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री हो जाएगी 420 lakhs। अब अगर हमने बोला स्पेशल इक्विपमेंट कैन नॉट बी सोल्ड टू एनी वन एल्स रादर देन द कस्टमर, जिसका दिवाला निकल गया है, सो एनआरवी हो जाएगी उसकी निल। अगर एनआरवी निल हो जाएगी तो 420 लाख का प्रोवाइड करना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में। प्लस जो 195 लाख है आउटस्टैंडिंग फ्रॉम कस्टमर्स, क्योंकि सिग्निफिकेंट इंक्रीज है क्रेडिटर्स का, वी शुड प्रोवाइड फॉर 195 लाख इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो यहाँ भी मुझे 4 में से 4 मिल गए। एंड टू माई अमेजिंग 20 में से 20। भाई साहब मजा आ गया, मतलब ये देख के तो, कि इतना अच्छा अगर आप आंसर लिखते हो तो आईसीआई को भी बड़ा मजा आता है, और वो आपको पूरे नंबर दे देता है। So I felt very good after seeing this checking. Now comes answer 1A. So थर्ड पे आया 1A की बारी। अब देखते हैं थर्ड पे 1A की क्या बारी आई है। सो ये मेरा था एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करके हमारा जो चैप्टर होता है स्टडी मटेरियल में फोर्थ बुक में। सो उसका क्वेश्चन था स्टार लिमिटेड का, एंड इट वाज रिलेटेड टू एम्प्लॉय लोन जो हम कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे देते हैं, एंड जो एक्सेस होता है उसको या तो हम एम्प्लॉय कॉस्ट रिकॉग्नाइज कर लेते हैं या प्रीपेड एम्प्लॉय कॉस्ट। सो दिस क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू दैट। सो पहले मैंने 109 का रेफरेंस दिया कि एडवांस को हम फाइनेंशियल एसेट मानते हैं एट फेयर वैल्यू यूजिंग द डिस्काउंट रेट ऑफ 10% पर एनम, और जो एक्सेस पे किया है क्योंकि एम्प्लॉयज आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव एनी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगेंस्ट दिस बेनिफिट, सो इट विल बी चार्ज टू पीएनएल। ये पूरा ज्ञान लिखने के बाद मैंने बोला कि ट्रीटमेंट जो अडॉप्ट किया अकाउंटेंट ने, जनरली ऐसे केसेस में अकाउंटेंट का ट्रीटमेंट सही नहीं होता, इनकरेक्ट होता है। मैं लिखा ही शुड हैव रिकॉग्नाइज स्टाफ लोन इनिशियली एट दिस अमाउंट, इंटरेस्ट इनकम शुड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एट इफेक्टिव रेट, एंड दिस शुड बी दिस। अब मैंने लिखा नोट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन कंटिन्यूइंग पेज। ये नोट मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे आईसीआई ने मुझसे पूछा यही था कि इसमें इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो अगर मैं इसका दिखाऊं आपको ट्रीटमेंट, तो पहले मैंने वर्किंग नोट 1 बनाया जिसमें मैंने फेयर वैल्यू निकाल के दिखाई है कि ये ली मैंने इंस्टॉलमेंट, ये लिया मैंने इंटरेस्ट, और ये लिया मैंने टोटल, और इसको मैंने प्रेजेंट वैल्यू पे डिस्काउंट करके दिखा दिया। और कल को किसी को लगे कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कहाँ से है तो ये भी दिखा दिया। देन एम्प्लॉय कॉस्ट दिखा दी, ठीक है, एंड अमोर्टाइजेशन टेबल दिखा दी। अब आप देखोगे कि ये सारे वर्किंग नोट्स के कैसे नंबर हैं, 2.5 इसका, 1 इसका, 2.5 इसका, एंड जो मैंने अभी ऊपर ज्ञान लिखा था इतना सारा, उसका भी डेट नंबर मिला है मुझे, ठीक है। एंड देन कमिंग टू अदर पॉइंट्स, सो यहाँ पे आ गई प्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो जो मेन क्वेश्चन था आईसीआई का उसके लिए उसने से 2 नंबर दिया मुझे, एंड देन 9.5 आउट ऑफ 12, सो विच आई फील कि काफ़ी अच्छे नंबर है, क्योंकि मैंने सुना है काफ़ी बच्चों को काफ़ी कम नंबर भी मिले हैं। बट यहाँ पे क्योंकि मैंने काफ़ी कवरेज कर दी थी इस क्वेश्चन में, 3 पेज लगा के पूरा अच्छे से समझा के अच्छे से कवर किया, आई थिंक आई हैव बीन रिवॉर्डेड वेल इन दिस क्वेश्चन। नाउ कम्स अनदर क्वेश्चन विच वॉज दिस। ओके, सो ये है वो क्वेश्चन जहाँ पे मेरे मोटा मोटी नंबर कट गए। अगर ये क्वेश्चन भी ठीक होता तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे 88 नंबर आ सकते थे। सो पॉइंट ये है कि इसमें बेसिक और डायल्यूटेड ईपीएस पूछा गया था। बेसिक ईपीएस मेरा ठीक था, डायल्यूटेड ईपीएस में मेरे से गलती हो गई। मैंने स्टेप वाइज चेकिंग कभी किसी क्वेश्चन में की नहीं थी स्टडी मटेरियल के, सो मुझे ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी क्लिक नहीं की। बट क्योंकि मेरे को वर्किंग नोट्स बनाने की आदत थी, तो मेरा एक वर्किंग नोट लगता है काफ़ी पसंद आ गया एग्जामिनर को, तो उसने मुझे यहाँ पे 1 नंबर दे दिया। एंड 1 नंबर मेरा बेसिक ईपीएस ठीक करने का उसने मुझे दे दिया। सो 2 नंबर मुझे इस क्वेश्चन में फिर भी मिल गए 8 में से। सो इस क्वेश्चन में मुझे मिल गए 11.5 आउट ऑफ 20। आई थिंक मैंने 20 बहुत खराब बनाया, बट इट्स लाइक दिस यार। नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली, और ये था क्वेश्चन 6। जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी। सो 6A था हमारा सार के ऊपर, शेयर एप्रिसिएशन राइट्स, तो जो हमें कैश में ही देने होते हैं, सार का मतलब ही कैश में होता है।
सो इसको हमने वैल्यू करना था, जर्नल एंट्रीज दिखानी थी, तो 5 नंबर का क्वेश्चन था। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर काफी बच्चों का क्वेश्चन होता है कि जर्नल एंट्री वाले क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने चाहिए, तो प्रॉपर मैंने फॉर्मेट बना दिया, लाइनें नहीं खींची हैं, मैंने डेट्स लिखी हैं, एंट्री लिखी है, नरेशन लिखी है। सो यही मैंने पूरे टाइम किया है, एंड मेरी फिगर्स ठीक थी तो मुझे नंबर मिल गए। और यहाँ पे मेरा वर्किंग नोट आ गया, जो शायद से वो स्टेप 1 था इसे का, कि वर्किंग नोट पहले आना चाहिए था, फिर जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए थी, पर मुझे लगा क्योंकि मेन जर्नल एंट्रीज होती तो पहले वो लिख दी जाए। सो 5 में से 4.5 नंबर मुझे आईसीए ने दे दिया, एंड आई एम हैप्पी विद दैट। देन कम्स 6B। 6B वॉज रिलेटेड टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्वेश्चन जो था वो था कितने नंबर का था जी, 6 नंबर का था क्वेश्चन, और हमें मिल गए हैं यहाँ पे टा 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 टा, ओ माय गॉड, अरे एम्प्लॉय बेनिफिट का थोड़ी है भाई, डीटीए डीटीएल का है। हाँ, सो ये डीटीए डीटीएल का क्वेश्चन था, 6 में से 4 नंबर मिल गए हैं। एंड मुझे जो लगता है कि जहाँ पे मेरी गलती हो गई, जो चीज़ मुझे लगता है इसे को ठीक नहीं लगी, वो कहाँ थी जो मैंने गलती कर दी, देखते हैं जरा कहाँ की है। सो पहला पार्ट तो मुझे लगता है कि सही था, कि कंपनी ने लॉस कर रखा है 20 लाख का, बट कंपनी को अलाउड अलाउड भी है कैरी फॉरवर्ड करना एंड यूटिलाइज करना, बट डायरेक्टर्स को लगता है उसको प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो भाई डीटीए नहीं बनेगा, और क्या। तो मैंने यही लिखा था कि एस हैज इंकर्ड अ लॉस, एंड टू डिटरमाइन एलिजिबिलिटी वी हैव टू चेक। क्या चेक करेंगे? कि देयर विल बी टैक्सेबल प्रॉफिट्स अगेंस्ट विच इट कैन बी सेटल्ड। अब क्योंकि डायरेक्टर्स को लगता है कि नहीं बनेंगे, तो डीटीए शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज, तो ये चीज ठीक थी, तो इसके मुझे लगता है 2 नंबर मिल गए। और यहाँ पे लगता है सेकंड पार्ट 4 नंबर का था। अब 4 नंबर का था तो मैंने 109 का कुछ यूटिलाइज किया था आंसर में, तो 49 लाख निकाल लिया था 50 - 1 करके। अब यहाँ पे क्योंकि मुझे लग रहा था मैं काफी गलत जा रहा हूँ, तो मैंने कांटा भी मारा। फिर मैंने इसको सही जगह से स्टार्ट भी किया था, हाँ, फिर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था कि यहाँ पे कैरिंग अमाउंट इस तरह से आनी चाहिए, और ये हमारा है टैक्स बेस। सो यहाँ मेरी बन जाएगी DTL, सही तो लिखा है। फिर उसके बाद DTL बन जाएगा, पर यहाँ पे मुझे लगता है मैंने यहाँ पे यस इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट अराइव्ड बाय द पेरेंट इज एज पर इंड AS 109, मेरा कंक्लूजन शायद से गलत हो गया, तभी मेरे 2 नंबर कट गए। बट कोई नहीं, 2 नंबर की बात है तो चल जाएगा, इतना तो चला ही लेंगे। देन कम्स 6C। 6C था हमारा मस्त सा क्वेश्चन, सेक्शन 135 CSR के ऊपर। अब क्या है ना कि CSR जैसा चैप्टर जनरली बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, पता नहीं क्या रहता है, बट मुझे तो काफी मजेदार लगते हैं ऐसे चैप्टर्स। 5 नंबर का क्वेश्चन था, और इसमें 2 क्वेश्चन थे कि क्या कंपनी हैज एन ऑब्लिगेशन टू मीट CSR का फॉर्म अ CSR कमिटी सिंस द एप्लीकेबल क्राइटेरिया आर नॉट सेटिस्फाइड इन करंट फाइनेंशियल ईयर। तो जो भी भला मानुस होगा जिसको CSR के बारे में पता है, वो देखते हैं कि स्पेंड करंट फाइनेंशियल ईयर में से करना होता है, पर जो क्राइटेरिया है ना वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखा जाता है। तो मैंने ये लिखा कि सिंस द नेट प्रॉफिट इज मोर देन 5 करोड़ इट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म CSR कमेटी, तो यहाँ 2 नंबर मिल गए। एंड दूसरा, नो द एक्सपेंडिचर हैज बीन इंकर्ड बाय द कंपनी प्रोवाइडिंग कंसेशनल डिस्काउंट। सो जो आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में करते हो उसको कभी CSR एक्सपेंडिचर नहीं माना जाता, तो ये भी लिख दिया था। यहाँ पे मुझे मिल गए 5 में से 4 नंबर शायद से। जी हाँ, तो काफी अच्छा स्कोर है। एंड देन लास्ट पार्ट था अपना इंड AS 115 का। ये अगेन ICAI का स्टडी मटेरियल से रिपीटेड क्वेश्चन था, तो इसमें क्वेश्चन में जो था यही था कि एयरलाइन की टिकट बेचते हो थ्रू एन एजेंट। अब यहाँ पे एजेंट ही डिटरमाइन करता है प्राइस, एजेंट की ही सारी रिस्क है, तो क्या हम प्रिंसिपल और एजेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है इसमें कैसे लगाएंगे, तो मैंने वही कहा कि एंटिटी हैज एन ऑब्लिगेशन टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट, इन्वेंट्री रिस्क एंटिटी के पास है, entity is free to determine the price, so entity is principal, it will determine the gross receipt from customer as revenue। so ये था again I think 5 नंबर का क्वेश्चन था क्या, 4 का था, तो 4 में से 4 मिल गए। एंड ओवरऑल इस पूरे क्वेश्चन में 16.5 मिल गए 20 में से। सो गाइज आई थिंक दिस वाज द होल पेपर। एंड यहाँ पे अरे यार कितना बड़ा पेपर होता है यार FR का, मैंने 3 घंटे में कर कैसे लिया। फिर एक क्वेश्चन और रह गया यार अभी, फिफ्थ क्वेश्चन रह गया। एंड फिफ्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या थी ये मजेदार चीज जो अभी छूट गई है। आओ ना, मुझे परेशान मत करो ना। तो फिफ्थ क्वेश्चन का ए पार्ट था 6 नंबर का, अब 6 में से कितने मिले हैं मुझे, देख ही लेते हैं ना, सीधा स्कोर ही देखते हैं। ओह माय गॉड, 6 में से 6, ये ICAI का प्रॉपर स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, वही मैंने लिख दिया। और ये मैंने काफी ज्यादा, मेरे को लगता है स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से लिखा है, क्योंकि इंडियस 19 तक नहीं लिखा मैंने, इतना खराब आंसर मैं कैसे लिख सकता हूँ। अच्छा लिखा है, इंडियाज 19 लिखा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो देख लिया एग्जामिनर ने कि इसने आखिरी में लिख दिया। कंट्रीब्यूशन प्लान 3 नंबर का, बाकी 2 प्लान 2-2 नंबर के। सो मुझे लगता है कि काफी सही हो गया यहाँ पे। और आपको समझ भी आ गया होगा कि किस तरह से ICAI नंबर दे रहा है।
देन कम्स 6.5b, ये वो क्वेश्चन था जो रिपीट हो गया था हमारे आरटीपी और एमटीपी से, जिसकी मैं बात कर रहा था अपने एफआर की स्ट्रेटेजी वीडियो में। कंसोलिडेटेड कैश फ्लो का क्वेश्चन था, एंड आई थिंक इसमें मुझे 8 में से 8 नंबर मिल गए होंगे, क्योंकि ये मैंने बहुत सही बनाया, क्योंकि ये इसके दो वर्किंग नोट्स बनते हैं एंड देन ये बनता है पूरा क्वेश्चन। सो प्रॉपरली आंसर अगर ठीक आ जाता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। देन कम्स द लास्ट पार्ट 5c, ये वो क्वेश्चन है जो काफी बच्चों को लगा था नया क्वेश्चन है, बट ये स्टडी मटेरियल में छुप के बैठा हुआ था। ये था वो कंसोलिडेटेड कैश फ्लो का थ्योरी क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल के रूप में आया। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, कोई भी भला मानुस नहीं कह सकता कि ये थ्योरी क्वेश्चन होगा। सो ये क्वेश्चन है, यहाँ से शुरू होता है, ऐसे ऐसे करके मैं ना धीरे धीरे दिखाता हूँ। तो ये बड़ा 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 गया। अब आपको बताना है इक्विटी ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉग्नाइज होगी एंटिटी एस के लिए। अब आप देखो इसका आंसर जो मैंने यहाँ पे दिया है। सो इसका आंसर जो मैंने यहाँ दिया है कि इंडिया AS 28 समझाया, फिर मैंने 110 का रेफरेंस दिया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर मैंने ऐसे खत्म किया, और इसमें मुझे 3 नंबर मिल गए 6 में से। और मुझे लगता है ये क्वेश्चन में भी मेरे 20 में से 20 आ जाते हैं। बस इस क्वेश्चन में जो 6 नंबर वाला क्वेश्चन था ना, इसमें मुझे 3 नंबर मिल गए, वरना यहाँ पे भी 20 में ले आता। सो ओवरऑल अगर मैं समराइज करूँ पेपर को, तो या ICAI ने भी कर रखा है कि मैंने अपना क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट किया तो उसमें मुझे 20 में से 11.5 मिल गए। एंड अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन 3, 20 में से 20, 20 में से 18, 17, 16.5, अगर हम इनका टोटल करें, देखें ICAI ने टोटलिंग सही कर रखी है। 16.5 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 20 एंड देन प्लस 11.5, सो इट कम्स टू 83। ये सो यार ये था एफआर की मेरी कॉपी का एनालिसिस। आई होप आपको अच्छा लगा, काफी कुछ सीखने को मिला हो कि भाई एफआर का पेपर इज नॉट ओनली अबाउट गेटिंग द फिगर्स करेक्ट बट आल्सो गेटिंग द एक्सप्लेनेशन करेक्ट, एंड तभी जब ये दो चीजें मिलती हैं इस तरह का स्कोर खड़ा हो पाता है स्कोर कार्ड पे। सो या दिस वाज एफआर एनालिसिस, स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोस, सब्सक्राइब द चैनल, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, कई बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कितनी एडिशनल शीट्स ली, तो मैंने एक मेन शीट के साथ 2 एडिशनल शीट्स लग गई, क्योंकि यार कितना सब लिखोगे तो शीट्स तो कमी पड़ती हैं। एंड 21 नवंबर का दिन काफ़ी मज़ेदार था जब ये मेरा पेपर हुआ, एंड काफ़ी सफल रहा ये दिन। एंड या डू लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट, एंड कमेंट डाउन अगला वीडियो किसका लाएं। कुछ भी कमेंट करोगे, मैं अगला वीडियो तो लेके आने वाला हूँ SFM का ही, तो डजेंट मैटर, बढ़िया। स्टे कनेक्टेड, बाय।